हेलो दोस्त। क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद। और आप देख रहे हैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है दोस्त, साइंस हब। सपोर्ट कीजिए। और आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है दोस्त, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको हम डिटेल में बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके अंदर है, ये क्यों स्टार्ट हुआ था। और मेरा ये गारंटी है दोस्त कि अगर इस टॉपिक को आप एक बार देख लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो दोबारा किसी यूट्यूब चैनल पे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए, हेडिंग आप लगा लीजिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और उसके बाद हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या है ये, तो आइए हम आपको बताते हैं डिटेल में थोड़ा और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ था दोस्त, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी। तो पहले छोटा सा एक कहानी है दोस्त, आप याद रखिए कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो इसकी शुरुआत बेसिकली देखा गया दोस्त कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के आसपास बंगाल से देखें इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत जो करने वाले थे दोस्त, वो हैं आपके राजा राम मोहन राय। तो बंगाल से इनकी शुरुआत हुई थी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की। और कौन है शुरुआत करने वाले इनके, तो राजा राम मोहन राय हैं। तो 1 मिनट दोस्त। तो हमने आपको बताया कि सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन है दोस्त, इसकी शुरुआत देखेंगे तो बंगाल से हुई थी। क्यों हुई थी 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास, ऐसा क्या हो गया था उस समय जो इस आंदोलन को हमें शुरुआत करने की जरूरत पड़ी थी। और आपको पता है कि पहली बार इस आंदोलन की शुरुआत देखेंगे दोस्त, ये कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय किया था। कहाँ से किया था अगर आपसे पूछे, तो ये बंगाल से देखें इसकी शुरुआत हुई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी। आइए हम पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई क्यों थी। तो क्या हुआ था दोस्त कि अगर आप देखें तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में, 19वीं, 1 मिनट, जो 19वीं से लेकर अगर आप देखें 20वीं शताब्दी की बात, 19वीं से लेकर अगर 20वीं शताब्दी की बात देखेंगे आप, 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी की अगर बात देखेंगे, तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारा सामाजिक बुराई फैल गया था, है ना। सामाजिक बुराई को ही बेसिकली दूर करने के लिए सुधार आंदोलन लाया गया था। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप बात सुने मेरा, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास देखेंगे तो समाज के अंदर बहुत सारा सामाजिक और धार्मिक बुराई आ गया था। अब बोलेंगे आप कि सर सामाजिक बुराई क्या है, तो सामाजिक बुराई का मतलब है दोस्त कि समाज में देखेंगे तो जाति प्रथा हो गया, फिर देखेंगे सती प्रथा हो गया, जिसमें आप देखेंगे कि सती प्रथा में आप, है ना, ऐसा कहानी सुनते होंगे कि जब कोई, है ना, कपल में हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो जो, है ना, विधवा औरत होती है उसको भी देखेंगे तो उनके साथ दफन कर दिया जाता था। तो ये सब सामाजिक बुराई है। तो 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास ये बहुत ज्यादा था। तो कौन कौन है दोस्त, तो जाति प्रथा हो गया, फिर देखें सती प्रथा हो गया, बहुत जगह देखें बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहा था हमारे समाज में, है ना। फिर देखें मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा फैल गया था। तो इस तरह का जो धार्मिक अंधविश्वास है और सामाजिक जो बुराई फैली थी 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास, तो इसको बेसिकली दूर करने के लिए देखेंगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी। और इनको सबसे पहले लेकर आया था कलकत्ता के निवासी और कलकत्ता के ही रहने वाले कौन, राजा राम मोहन राय। तो हम बोलेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में देखेंगे तो क्या हुआ था कि जाति प्रथा, अगर आप देखेंगे तो जाति प्रथा, उसके बाद देखेंगे तो जाति प्रथा के बाद देखेंगे तो आप अनसती प्रथा, ये सब सामाजिक बुराई था दोस्त। एक तो जाति प्रथा बहुत ज्यादा हो गया था, फिर देखेंगे सती प्रथा बहुत ज्यादा था। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्त तो बाल विवाह, बाल, है ना, विवाह। इसके अलावा और आप देखेंगे कौन कौन सा सामाजिक और धार्मिक बुराई था, देखेंगे तो मूर्ति पूजा, है ना दोस्त, कौन सा, मूर्ति पूजा। तो ये काफी ज्यादा फैल गया था हमारे समाज में, जाति प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया और मूर्ति पूजा। तो ये हमारे समाज में एक तरह का क्या है दोस्त, तो हम बोलेंगे ये एक तरह का सामाजिक बुराई है, सामाजिक, है ना, बुराई है। या आप बोलेंगे धार्मिक बुराई है, सामाजिक एवं धार्मिक बुराई है, ये एक तरह का क्या है, सामाजिक एवं, है ना, धार्मिक, है ना, बुराई है, सामाजिक एवं धार्मिक बुराई है, जो काफी ज्यादा देखें दोस्त बढ़ गया था। तो एरो का मतलब ऊपर का क्या मतलब है दोस्त, अगर हम एरो ऊपर लगाएं तो आप समझिएगा ये काफी ज्यादा बढ़ गया था। कब, 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास। तो समय आ गया था कि इसको हम खत्म करें। इसको खत्म करने का जो प्रयास किया पहली बार दोस्त, वो कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय। कहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो बंगाल से। तो अब क्या हुआ दोस्त, इसको खत्म करने के लिए
जो सामाजिक है ना बुराई है, धार्मिक बुराई है कि बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा हम लोग करने लगे थे। पहले 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहे हैं। बाल विवाह हो जा रहा था, जात में बहुत ज़्यादा देखें जाति प्रथा था, है ना, रंग भेद बहुत ज़्यादा था, लिंग भेद बहुत ज़्यादा था, नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना, सती प्रथा जैसे देखेंगे सामाजिक बुराई बढ़ गया था, है ना। तो सामाजिक और धार्मिक बुराई ज़्यादा बढ़ जाने के कारण देखें इसको समाप्त करने के लिए पहली बार जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, कहाँ से दोस्त, तो बंगाल से। तो इसको समाप्त करने के लिए हम लिखेंगे, इसको समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या किया गया, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की गई। सामाजिक सामाजिक एवं है ना धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक है ना आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक है ना आंदोलन की शुरुआत की गई। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी। कहाँ से हो गई थी दोस्त, तो ये बंगाल से हो गया था। कहाँ से हुआ था, बंगाल से हो गया था, इनकी शुरुआत हो गई थी। और कौन किया था अगर आपसे पूछें तो करने वाले कौन थे दोस्त, तो यहीं पे आप लिखिएगा राजा राम, राजा राम है ना मोहन राय, राजा राम मोहन है ना राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा देखें इसकी शुरुआत हो गया था। कहाँ से, बंगाल से। तो राजा राम मोहन राय बेसिकली बंगाल से ही थे। बाद में इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे और इनके बारे में क्या क्या है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इस आंदोलन में क्या क्या भूमिका निभाई, कब इनका निधन हो जाता है और किस कारण से इसका निधन होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, सामाजिक और धार्मिक कानून की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने कर दिया था बंगाल से। अच्छा, तब राजा राम मोहन राय जब इसकी शुरुआत करता है तो उस बंगाल से, तो राजा राम मोहन राय अब इसको खत्म कैसे करता है, तो बहुत सारा ये प्रयास किया था, है ना, या इसके बोले बहुत सारा इसके कदम थे कि इन्होंने देखें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब इसको खत्म करने के लिए इनका जो पहला प्रयास था, अगर हम बात करें पहला जो प्रयास था इनका वो क्या था, तो पहला प्रयास था दोस्त कि 1815 ईस्वी के आसपास राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का गठन किया। अब आप बोलिएगा कि आत्मीय सभा क्या है दोस्त, तो आत्मीय सभा का मतलब होता है मित्रों का सभा, एक जैसे लोगों का सभा, है ना। तो पहली बार इन्होंने 1815 ईस्वी में है ना आत्मीय सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद। आप बोलिएगा एकेश्वरवाद क्या है, तो एक ईश्वर की पूजा करने पे बल देने वाला जो है ना संगठन था उसी को आत्मीय सभा बोला गया। तो 1815 में देखेंगे तो राजा राम मोहन राय ने है ना क्या किया था, आत्मीय सभा का पहली बार देखें गठन किया था। इनको दूर करने के लिए, सामाजिक और धार्मिक जो भी बुराई था तो उसको दूर करने के लिए पहली बार जो इनका पहला प्रयास था वो क्या था, तो हम बोलेंगे आत्मीय सभा का गठन, आत्मीय है ना सभा है ना का गठन किया था, है ना। कब किया था दोस्त, तो ये 1815 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो आत्मीय सभा का गठन किया। आप बोलिएगा ये आत्मीय सभा है क्या, तो ये कुछ नहीं, जो सामाजिक बुराई था है ना उसको दूर करने का प्रयास भी किया, यानी सती प्रथा का पूरा विरोध भी किया ये संगठन, और इसके अलावा है ना लोगों को प्रेरित किया कि आप है ना मूर्ति पूजा नहीं करें, अलग अलग देवी देवता की मूर्ति पूजा नहीं करें, वो एक अंधविश्वास है, और आप क्या करिए, एक ईश्वर की पूजा करिए। यानी एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसमें, आत्मीय सभा में। आत्मीय सभा का अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो क्या था, एकेश्वरवाद का सिद्धांत, यानी एक ईश्वर की पूजा करने पे बल देने वाला देखेंगे तो मत दिया था कौन, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का गठन हुआ। तो आत्मीय सभा का अगर हम उद्देश्य बोले, क्या उद्देश्य था इसका, क्या उद्देश्य था, तो आप बोलिएगा एकेश्वरवाद। क्या था, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया लोगों को, मतलब एक ईश्वर की पूजा करने पे बल बोला, एक ईश्वर की पूजा है ना पूजा करने पर बल दिया गया, एक ईश्वर की पूजा करने पर बल दिया गया। और इसका क्या उद्देश्य था, तो और दूसरा आप लिखिएगा सती प्रथा, सती प्रथा का यहाँ पे विरोध भी किया गया, सती प्रथा का विरोध यहाँ पे काफी ज्यादा होने लगा था। तो ये पहला इसका प्रयास था राजा राम मोहन राय का कि आत्मीय सभा का गठन किया, ये पहला इसका संगठन था। कब गठन किया दोस्त, तो 1815 ईस्वी में। और गठन करने के बाद अगर आपसे पूछे ये क्या था, तो लोगों को बोला कि एक ईश्वर की आप पूजा करिए, अलग अलग तरह के देवी देवता मूर्ति पूजा मत करिए, ईश्वर केवल एक है और वो भी कौन है, ब्रह्मा। इन्होंने एक ईश्वर का यहाँ पे मतलब क्या है दोस्त, राजा राम मोहन राय के शब्दों में अगर हम बोलें तो एक ईश्वर का मतलब है यहाँ दोस्त ब्रह्मा, क्योंकि राजा राम मोहन राय बोलते थे कि ईश्वर एक ही है जो जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो, और जो अनंत है और सर्वव्यापी है। यानी राजा राम मोहन राय के शब्दों में बोले तो ईश्वर एक ही है जो कि निराकार है,
सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है और उसका कोई आकार नहीं है और वो क्या है, अनंत है। और ऐसे ईश्वर किनको बोला राजा राम मोहन राय, तो वो बोले ब्रह्मा को इंडिकेट करके। यानी राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद का मतलब क्या समझाए थे कि ब्रह्मा ही एकमात्र ईश्वर है, केवल सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ब्रह्मा की ही पूजा करना चाहिए, अलग अलग तरह के देवी देवता और मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था, एक ईश्वर की पूजा करने पे बल दिया था, और वो ईश्वर कौन था दोस्त, तो वो था ब्रह्मा। इनके नजरों में ईश्वर का डिफिनेशन क्या था, तो इनके नजरों में ईश्वर का डिफिनेशन है कि ईश्वर वही है, ऐसा चीज है जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है और अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए देखिएगा आप दोस्त कि चूंकि है ना, एक ईश्वर की जो पूजा करने पे बल दिया राजा राम मोहन राय, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा था, ब्रह्मा को। इसलिए आप देखिएगा बाद में राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज का गठन करता है 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्मा समाज इज नथिंग, ब्रह्मा समाज कुछ नहीं है, बस आत्मीय सभा ही बाद में देखेंगे तो ब्रह्मा समाज में कन्वर्ट हो गया था दोस्त। तो हम आगे लिखेंगे कि आत्मीय सभा बाद में देखें उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, ब्रह्मा समाज, क्योंकि राजा राम मोहन राय के नजरों में ईश्वर का मतलब क्या था, ब्रह्मा, और वही उनको एक ही माना। यानी राजा राम मोहन राय बोलते थे कि पूरे विश्व में ईश्वर क्या है, एक है, और वो कौन है, ब्रह्मा है। तो बाद में देखिएगा तो ये आत्मीय सभा देखेंगे, आत्मीय सभा देखेंगे तो बाद में क्या हो गया, ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया, या ब्रह्मा समाज में कन्वर्ट हो गया, ब्रह्मा समाज ये बन गया, ये आत्मीय सभा क्या बन गया, ब्रह्मा समाज में कन्वर्ट हो गया। और इसका गठन 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, तो 1828 ईस्वी में। फिर देखें ब्रह्मा समाज यही बदल गया था 1828 ईस्वी में। तो आइए और कुछ देखते हैं। अब आपसे पूछे कोई ब्रह्मा समाज का क्या उद्देश्य है, सीधा सा बात है कि ब्रह्मा समाज का वही उद्देश्य है, एकेश्वर होगा, और समाज में जो भी बुराई होगा, सती प्रथा खास करके, तो उसका विरोध करना इसका भी उद्देश्य होगा, जो कि आत्मीय सभा का भी उद्देश्य था। तो ब्रह्मा समाज जस्ट सिमिलर टू आत्मीय सभा, ठीक है। तो आइए हम आगे फिर देखते हैं ब्रह्मा समाज क्या था। अब हम देखेंगे दोस्त कि जो ये ब्रह्मा समाज है ना, आप देखेंगे दोस्त यहाँ पे कि जो ब्रह्मा समाज है, ब्रह्मा समाज है, जिसका गठन आप देखेंगे तो कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में देखेंगे तो इसका गठन हुआ था। कौन किया था दोस्त, तो ये किया था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय। अब आपसे पूछेगी इसका उद्देश्य क्या था, तो वही उद्देश्य था जो कि आत्मीय सभा का उद्देश्य था। यानी एक ईश्वरवाद पे ये भी बल दे रहा था, एक ईश्वर की पूजा करने पे ये भी बल दे रहा था। और वो ईश्वर कौन था, तो हम बोलेंगे वो ईश्वर राजा राम मोहन राय के नजरों में कौन था, ब्रह्मा। तो इसका भी एक ही उद्देश्य था। अगर हम इसका उद्देश्य लिखें, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भी वही उद्देश्य था, है ना, एक ईश्वरवाद। क्या था दोस्त, है ना, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की पूजा करने पे बल दिया था। अच्छा, दूसरा जो प्रयास था दोस्त राजा राम मोहन राय का, अगर हम बात करते हैं दूसरा प्रयास, ये तो पहला प्रयास देखिए आप, जो सेकेंड प्रयास था राजा राम मोहन राय का, है ना, या हम उसको सीधे 2 नंबर लिख देते हैं, वो पहला प्रयास था। तो ये दूसरा अगर हम प्रयास बोले राजा राम मोहन राय का, तो वो क्या था, इन्होंने एक पत्रिका निकाला था दोस्त, बांग्ला भाषा में, आप लोग नाम सुने होंगे, जिसका नाम क्या है, संवाद कौमुदी। तो एक पत्रिका निकाला था। दूसरा प्रयास था संवाद कौमुदी, संवाद, है ना, कौमुदी, कौमुदी, है ना, ये क्या था, एक समाचार पत्र था, एक तरह का ये समाचार, है ना, पत्र था। और इसके माध्यम से भी देखेंगे तो सती प्रथा का पूरा विरोध किया गया। तो दूसरा देखें, इसका राजा राम मोहन राय का दूसरा जो प्रयास था संवाद कौमुदी, और इस पत्रिका के द्वारा सती प्रथा या समाज में जो भी बुराई है या जो भी अंधविश्वास फैला हुआ है, उन सब का देखें पुरजोर विरोध किया गया था इसी पत्रिका के द्वारा। तो दूसरा प्रयास था इनका संवाद कौमुदी, जो कि एक समाचार पत्र था, और ये बांग्ला भाषा में था। किस भाषा में था दोस्त, तो ये हम बोलेंगे ये था बांग्ला, है ना, जो भाषा है, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था ये संवाद कौमुदी पत्रिका। और ये कब लाया गया था दोस्त, तो हम लिखेंगे कि ये 1821 ईस्वी में देखें इसको लाया गया था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, तो वही सामाजिक बुराई जो सती प्रथा है उसका विरोध हुआ था। तो इससे भी क्या हुआ था, तो इससे भी बोलेंगे कि सती प्रथा का विरोध किया गया, सती प्रथा का विरोध, है ना, यहाँ भी किया गया बहुत ज्यादा। अब आप देख रहे हो कि आत्मीय सभा का गठन हुआ, वहां पे देखें केशवरवाद का सिद्धांत दिया, सती प्रथा का विरोध हुआ। वही आत्मीय सभा देखें आप कि ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया,
उसके बाद देखेंगे तो ब्रह्म समाज का भी वही उद्देश्य था, एकेश्वरवाद, सती प्रथा का विरोध करना। फिर देखें उससे भी नहीं हुआ तो 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निकाला राजा राम मोहन राय। इसके द्वारा भी देखें सती प्रथा का विरोध किया। तो सती प्रथा का काफी ज्यादा विरोध होने लगा था। अब आप बोलिएगा इससे हुआ क्या? तो इससे हुआ कुछ नहीं दोस्त। इससे क्या हुआ कि उस समय जो बंगाल में, अच्छा ये कहानी कहाँ की कह रहे हैं? बंगाल की कह रहे हैं। अच्छा ये कब की बात है? 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1800 है ना। भारत तो आजाद हुआ नहीं था इस समय, है ना। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो आप बोलिएगा भारत पे शासन किसका था? तो हम बोलेंगे भारत पे शासन किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था या अंग्रेज का शासन था। थोड़ा सा कहानी यहाँ पे समझना है दोस्त। ये बात कर रहे हैं हम 18वीं शताब्दी का, और 18वीं शताब्दी में भारत तो स्वतंत्र हुआ नहीं था, 1947 में स्वतंत्र हुआ था। यानी इस समय भारत में विशेषकर बंगाल पे शासन कौन कर रहा होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा होगा। अच्छा इस समय आप देखेंगे तो कोई न कोई गवर्नर जनरल होगा, और इस समय कोई न कोई मुगल बादशाह भी होगा, है ना। इस समय कोई न कोई मुगल बादशाह भी होगा। तो आप याद रखिएगा कि जो 1821 ईस्वी की बात करते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्हीं का शासन था पूरे बंगाल पे। अब आप बोलोगे सती प्रथा का इधर पुरजोर विरोध हो रहा है, और शासन किसका है बंगाल पे? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहाँ गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग देखा कि इतना ज्यादा सती प्रथा का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये गड़बड़ है, और गलत तो था ही दोस्त। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या किया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछे सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो समाप्त तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन किनके प्रभाव में आके? तो राजा राम मोहन राय के प्रभाव में आके, या राजा राम मोहन राय के सहयोग के फलस्वरूप सती प्रथा को समाप्त कर दिया था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है। तो हम जब काफी ज्यादा विरोध होने लगा तो आप लिखिएगा अतः 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 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से राजा राम राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय, अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे दोस्त? RRM लिखेंगे। आप समझ जाइएगा राजा राम मोहन राय, है ना। आप समझ जाइएगा राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से के प्रयास के फलस्वरूप, आप बोलिए के प्रयास के फलस्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। कौन था गवर्नर जनरल दोस्त? तो हम बोलेंगे गवर्नर जनरल उस समय था बंगाल में, कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम है ना बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो गवर्नर जनरल था दोस्त लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किनके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो आप देख लिए कि काफी ज्यादा जब विरोध हुआ तो इन्हीं के विरोध के फलस्वरूप, राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलिए एक सामाजिक बुराई तो खत्म हो गया, सती प्रथा को तो समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, अब हम समझते हैं, ये तो चलिए सामाजिक बुराई का एकेश्वरवाद का सिद्धांत दे रहा था। चलो सामाजिक बुराई जो भी था समाज में, खास करके सती प्रथा, उसको समाप्त किया कौन? राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही हुआ। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बात यहाँ पे ये आता है कि राजा राम मोहन राय और क्या करना चाह रहे थे? सामाजिक बुराई को तो खत्म करना चाहते थे, और इनके मन में क्या क्या, दिमाग में क्या क्या बैठा था, और क्या क्या ये करना चाह रहे थे भारतीयों के लिए या हमारे समाज को सुधारने के लिए, और क्या करना चाह रहे थे? तो पहला तो इसके मन में जो बैठा था, आप देख लिए कि सामाजिक जो बुराई है उसको दूर करेंगे, और दूर करवा भी दिया, सती प्रथा को खत्म करवाया सॉरी। सेकंड जो इसके मन में बात था दोस्त, राजा राम मोहन राय के मन में, कि भारतीयों को शिक्षित करना है, हम भारतीयों को शिक्षित करना है। अब कैसे शिक्षित करना है? तो भाई कोई कॉलेज का गठन करना होगा। अच्छा कॉलेज का गठन करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है? तो आप बोलोगे यहाँ पे तो हिंदी है सर, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय के मन में था कि भारतीयों को शिक्षित करना है, लेकिन भारतीयों को जो शिक्षित करना है केवल हिंदी से नहीं। अच्छा यहाँ पे अब आप एक चीज और समझिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो भारतीय वेद हैं, दर्शन है, पुराण है, तो वो सब कुछ ज्यादा प्रचलित था।
तो बात यहाँ पे ये आता है कि राजा राम मोहन राय भारतीयों को शिक्षित करने का भी प्रयास किया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, वेदांत कॉलेज का गठन किया। अब आप बोलेंगे कि वेदांत कॉलेज क्या है सर? तो वेदांत कॉलेज का मतलब होता है दोस्त कि भारतीय वेद पुराण जो भी हैं, उपनिषद, इनके साथ साथ अंग्रेजी जो शिक्षा है उन दोनों की पढ़ाई करने वाला जो कॉलेज है, या उन दोनों को पढ़ाने वाला जो कॉलेज है ठेठी में अगर हम बोले, यानी अंग्रेजी शिक्षा को भी राजा राम मोहन राय भारतवासियों के लिए लागू करना चाहता था। इसलिए वेदांत कॉलेज का गठन कौन किया? राजा राम मोहन राय। तो वेदांत का मतलब होता है कि वेद के साथ साथ, भारतीयों को इन्होंने बोला कि वेद के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी जरूरी है, यानी अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति का भी समर्थक कौन था? राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज का गठन किया ताकि भारतीय शिक्षित हो सके, यानी अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ यहाँ के जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, उनको पढ़ने का भी है ना सहायता और सलाह दिया भारतीयों को। इसके साथ साथ बोला आप अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ो, क्योंकि है ना उनसे भी भारतीयों का कल्याण होना संभव हो सकता था राजा राम मोहन राय की नजरों में। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज का गठन किया। तो तीसरा जो प्रयास था, है ना, तीसरा जो प्रयास था हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज एवं एवं वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज है ना की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था दोस्त? तो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये ईस्वी, तो बस ये याद रखना, हिंदू और वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। ये वेदांत कॉलेज का मतलब समझ गए सर, यहाँ के वेद के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा दोनों का पढ़ाई होता था इस कॉलेज में। तो वेदांत का मतलब यहाँ पे आप समझे। अच्छा, कौन किया था स्थापना? तो सिंपल सा बात है, राजा राम मोहन राय किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्त, समझ जाइएगा। अच्छा, तो वेदांत का मतलब आप समझ जाइएगा, वेदांत का क्या मतलब है? वेदांत का मतलब है वेद पुराण जो भी है, इसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी है ना, आप बोल सकते हो अंग्रेजी है ना शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा है ना, विज्ञान, विज्ञान है ना। तो वेदांत कॉलेज का मतलब होता है दोस्त वेद के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान, इन दोनों का जो एजुकेशन देने वाला कॉलेज है उसको बोलते हैं दोस्त वेदांत। और वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने गठन किया। एक मिनट दोस्त, आप इसको तब तक लिखिए और 1 मिनट आप प्लीज हमको वेट करिए, 1 मिनट में हमारा। चलिए दोस्त, आप यहाँ तक समझ गए राजा राम मोहन राय का क्या क्या प्रयास है, और आपने देखा कि वेदांत, वेद और अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान है इनके लिए भी इन्होंने देखें वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये सब का गठन तो किया। यानी आप दूसरा टारगेट समझ लिए राजा राम मोहन राय का कि भारतीयों को शिक्षित करने का भी प्रयास किया, और इसके अलावा जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने का भी इन्होंने प्रयास किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ दोस्त? उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एक और कहानी है, आप जरा इसको सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, तो हम बोलेंगे इसके बाद राजा राम मोहन राय, अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो हुआ क्या था दोस्त कि राजा राम मोहन राय, अगर हम बात करें कि राजा राम मोहन राय के बारे में, है ना, राजा राम मोहन राय, आप समझ जाइएगा दोस्त, राजा राम मोहन राय के बारे में हम लिख रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जो राजा राम मोहन राय, चलिए हम पूरा लिख ही देते हैं, पूरा लिख ही देते हैं दोस्त, कि जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो आप तो एक चीज देख लिए कि इसमें ब्रिटिश का शासन है, ब्रिटिश का शासन है, तो यहाँ बंगाल में कोई न कोई गवर्नर जनरल होगा। और आपको मैंने बताया भी कि गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन क्या मुगल का शासन नहीं था? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, मुगल का भी शासन था। और मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था अकबर द्वितीय। तो यहाँ पे पहले पॉइंट आप याद करिएगा कि यहाँ पे जो मुगल शासक था राजा राम मोहन राय के समय, राजा राम मोहन राय के समय, अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हम बोले कि मुगल शासक कौन था, तो यहाँ पे इस समय जो मुगल शासक था, मुगल शासक कौन था? तो ये था अकबर द्वितीय। कौन था दोस्त? अकबर द्वितीय। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोलें गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल जो था दोस्त, गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी आप देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, और जो मुगल शासक है दोस्तों कौन है, अकबर द्वितीय है। अब थोड़ा सा कहानी आप याद रखिएगा दोस्त, कि जो मुगल वंश का शासन था, आपको पता है, नोट में हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, मुगल वंश का जो शासन है दोस्त, आपको पता है कि वो बाबर ने स्थापित किया था 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको याद होगा, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, और मुगल वंश की नींव डाली थी कौन, बाबर। यानी बाबर ही मुगल वंश की शुरुआत करवाया था। तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब बहुत मजबूत शासक था, ये सब बहुत मजबूत शासक था, और इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति था। लेकिन आप 1707 ईस्वी जब आप आओगे दोस्त, तो 1707 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब का निधन हो गया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा योग्य मुगल शासक नहीं बना, कोई भी ऐसा शक्तिशाली मुगल शासक नहीं बन पाया। तो शक्तिशाली मुगल शासक नहीं बन पाए, यानी 1707 ईस्वी के बाद जो भी मुगल शासक बना वो कमजोर था, उनके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं थी। वो लोग पेंशन पे चलते थे। पेंशन कौन देता था, तो यहाँ पे शासन कौन कर रहा है इस समय, तो इस समय शासन कौन कर रहा है आप बताओ, अंग्रेज। तो अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन देता था इस अकबर द्वितीय को, क्योंकि अकबर द्वितीय कमजोर शासक था। ऐसे भी आप याद रखिएगा कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का निधन हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं बन पाया जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो, पावर हो। तो इसका मतलब है कि अकबर द्वितीय जो है ये कमजोर शासक था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर निर्भर था, उसी के पेंशन से अपना जीवन गुजारा कर रहा था। तो हुआ क्या कि अब अकबर द्वितीय को लगा कि पेंशन तो बहुत कम है, किसी तरह मेरा जीवन गुजारा हो रहा है। तो अकबर द्वितीय सोचा कि क्यों ना हम अपना पेंशन बढ़वा लें। तो अकबर द्वितीय के मन में ख्याल आया कि राजा राम मोहन राय को हम अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड भेज देते हैं। क्योंकि अब आपको ध्यान होगा एक चीज, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है शासन कर रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किसके पास था, तो आप बोलिएगा ब्रिटिश सांसद के पास था। इंग्लैंड में जो सरकार था उसके पास था, और इंग्लैंड में सरकार उस समय किसका था, तो किंग विलियम चतुर्थ का सरकार था। आप याद रखिएगा दोस्त कि इंग्लैंड में सरकार इस समय किंग विलियम चतुर्थ का था। अब अकबर द्वितीय को तो पेंशन बढ़वाना था, क्योंकि पेंशन इसको ईस्ट इंडिया कंपनी दे रहा था और अपना जीवन गुजारा ये कर रहा था, इसको पेंशन बढ़वाना था। तो पेंशन बढ़वाना था, इसलिए ये क्या किया कि राजा राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड सरकार के पास भेजा, यानी किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, कि जाइए मेरा पेंशन की पैरवी करिए और मेरा कुछ पेंशन बढ़वा दीजिए, क्योंकि पेंशन मुझे बहुत कम दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, और मेरा गुजारा नहीं हो रहा। अब राजा राम मोहन राय इनके पेंशन की पैरवी को लेके, अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेके इंग्लैंड सरकार के पास गया, यानी किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में गया, और इसकी पेंशन की पैरवी की, और इसका पेंशन बढ़ा भी। अब आप बोलोगे क्या राजा राम मोहन राय जो इंग्लैंड गया था, जहाँ पे इसका निधन हो जाता है राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय को एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में वो बीमारी होता है दोस्त। तो उस बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय का निधन, अर्नोस वेल है इंग्लैंड में, जहाँ आज भी राजा राम मोहन राय का कब्रिस्तान बना हुआ है, तो इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था। इसके पेंशन की पैरवी को लेके गया था, तो इसकी पेंशन की पैरवी तो बढ़ गई, लेकिन जब इंग्लैंड पहुंचा, ब्रिस्टल नामक शहर पहुंचा राजा राम मोहन राय, तो वहाँ पे राजा राम मोहन राय को एक बीमारी होने के कारण, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होने के कारण राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है ब्रिस्टल नामक शहर इंग्लैंड में ही। और ब्रिस्टल शहर में ही एक जगह है दोस्त, ऑर्नोस वेल, ऑर्नोस वेल में आज भी राजा राम मोहन राय का कब्रिस्तान बना हुआ है। तो अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी को लेके ये इंग्लैंड गए थे, एक तो ये कारण था। अब बोलिएगा हाँ यही कारण होगा, एक और कारण था राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने का। एक और कारण क्या था, तो राजा राम मोहन राय, आपको पता है कि 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था ब्रिटिश सरकार, खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में खत्म किया था सती प्रथा को। अब राजा राम मोहन राय को डर था कि अगर हम इंग्लैंड सरकार के पास ना जाएं, ना पैरवी करें, आवाजाही ना करें, तो हो सकता है इंग्लैंड सरकार, ब्रिटिश सरकार फिर से सती प्रथा को लागू कर दे। तो एक तरह के सती प्रथा के विरोध के समर्थन को लेके भी राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, और अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को भी लेके कहाँ गए, इंग्लैंड सरकार के पास गए। तो राजा राम मोहन राय जो इंग्लैंड गए थे, इसका दो पर्पज था, एक तो अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को बढ़ाना था दोस्त, और दूसरा सती प्रथा फिर से लागू ना हो जाए, इसके डर के वजह से वो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, ताकि सरकार से मिलते जुलते रहेंगे। तो सती प्रथा को जिसने बंद किया है, जो कि ब्रिटिश सरकार ही सती प्रथा को बंद किया है, तो राजा राम मोहन राय सोचा
कि अगर सरकार से आवागमन होते रहेगा और सरकार से मिलते जुलते रहेंगे तो सती प्रथा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा और वो दोबारा लागू नहीं होगा। तो ये 2 कारण था राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड जाने का। तो आइए दोनों को लिखते हैं। अब क्या हुआ कि तो आप लिख सकते हैं कि जो अकबर द्वितीय है ये एक कमजोर शासक था। ये कैसा शासक है दोस्त? तो ये एक कमजोर शासक था और ये पेंशन है ना, ये पेंशन भोगी था। ये आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या था? ये एक पेंशन भोगी था। कौन पेंशन देता था? तो आप बोलोगे ये पेंशन कौन देता था इसको? तो इसको पेंशन देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे शासन जो कर रहा था वो इसको पेंशन देता था। अब पेंशन तो इसको मिल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो पेंशन को बढ़ाने के लिए तो अकबर द्वितीय यानी राजा राम मोहन राय, चूंकि पेंशन इसका कम था, अब पेंशन को बढ़ाना था। तो अब क्या हुआ कहानी है ना, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का प्रतिनिधि बनकर राजा राम मोहन राय कहाँ गए? इंग्लैंड गए। राजा राम मोहन राय कहाँ गए दोस्त? तो हम बोलेंगे इंग्लैंड गए थे या इंग्लैंड सरकार के पास गए थे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लैंड गए थे या इंग्लैंड के सरकार के पास गए थे। बोलेंगे इंग्लैंड में सरकार किसका था दोस्त? तो इंग्लैंड में सरकार था किंग विलियम चतुर्थ का। तो यहाँ पे लिखिएगा किंग विलियम चतुर्थ का सरकार था। क्यों गया था? तो हम बोलेंगे अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने में। अगर यहाँ पे कारण बताएं, जैसे राजा राम मोहन राय इंग्लैंड क्यों गए थे, अगर हम कारण की बात करते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं दोस्त, पेंशन जो था अकबर द्वितीय का इसको बढ़ाना था और सती प्रथा का समर्थन है ना, सती प्रथा के समर्थन को लेकर गया था। चूंकि ये सती प्रथा समाप्त हो गया था 1829 में, तो इसका समर्थन भी इसको देना था सरकार को ताकि दोबारा लागू न हो जाए, और एक अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाना भी था। तो ये 2 मुद्दा को लेकर इंग्लैंड सरकार के पास गया। किंतु क्या हुआ, आपको हम बताए थे कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में। किस शहर में? ब्रिस्टल नामक शहर में। तो यहाँ पे लिखेंगे किंतु राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। कहाँ पे होता है दोस्त? तो इंग्लैंड में ही एक शहर है ब्रिस्टल। कहाँ पे होता है? तो इंग्लैंड में ही निधन हो जाता है इसका, और उस शहर का नाम क्या है? ब्रिस्टल नामक शहर था। तो ये शहर है ब्रिस्टल ऑर्नोसवेल, जहाँ पे राजा राम मोहन राय का आज भी कब्रिस्तान बना हुआ है इस ऑर्नोसवेल में। कब होता है निधन दोस्त? तो निधन होता है 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। ऑर्नोसवेल इस ब्रिस्टल शहर के अंदर का एक जगह है दोस्त, यहीं पे राजा राम मोहन राय का क्या है? कब्र बना हुआ है आज भी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो आगे कुछ खास नहीं है दोस्त, ब्रह्म समाज आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय का तो निधन हो गया। चलिए निधन होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि निधन हो गया सर, तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किया था उसका नेतृत्व कौन किया? तो उसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आप लिखिएगा, चूंकि राजा राम मोहन राय का निधन हो गया, राजा राम मोहन राय इसका क्या हो गया बताओ? निधन हो गया। तो निधन होने के बाद स्वाभाविक बात है क्वेश्चन उठेगा कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व फिर कौन किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया दोस्त? तो ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। ये क्या किया? ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने लगा। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम है तत्वबोधिनी नामक
पत्रिका नामक है ना, पत्रिका, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के द्वारा ये क्या करने लगा, प्रचार प्रसार करने लगा। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, यहाँ पे आचार्य कौन नियुक्त हुआ? ब्रह्म समाज का लीड, ब्रह्म समाज को लीड तो देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहा था, लेकिन ब्रह्म समाज के लिए आचार्य नियुक्त हुआ था केशव चंद्र सेन। यहीं से अगर आप पूछे कि जब निधन हो गया तो ब्रह्म समाज का आचार्य कौन बना था, तो ये लीड तो कर रहा था देवेंद्रनाथ टैगोर, लीड कौन कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट और याद रखना है दोस्त, जो आचार्य है, आचार्य कौन बना था? हम बोलेंगे आचार्य जो बना था है ना ब्रह्म समाज का, ब्रह्म है ना समाज, ब्रह्म समाज का जो आचार्य बना था वो कौन है दोस्त? केशव चंद्र सेन। नाम याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। तो आचार्य बन गया था केशव है ना चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आचार्य नियुक्त हुए, लेकिन लीड कौन कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब हुआ क्या यहाँ पे, एक बार एक थोड़ा सा एक चीज और समझना है दोस्त, जो केशव चंद्र सेन है ये समाजवादी प्रकृति के आदमी थे। यानी समाज के अंदर जो बुराई था, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब को जितना जल्दी हो सके इसको समाप्त करने का प्रयास करता था। कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का मानना था दोस्त कि समाज में जो भी बुराई है ना, ब्रह्म समाज का जो भी उद्देश्य है सामाजिक बुराई को खत्म करना, तो केशव चंद्र चाहता था कि जितना जल्दी हो सके समाज के अंदर जो बुराई है वो खत्म हो जाए। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर रूढ़िवादी प्रकृति के आदमी थे। यानी जो प्राचीन परंपरा चलते आ रहा है भारतीय समाज में, जैसे बलि प्रथा, सती प्रथा, और भी बहुत सारा परंपरा है, आप लोग जानते होंगे। तो जो प्राचीन जो परंपरा चलते आ रहा है भारतीय समाज में, वो उसके समर्थक थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन केशव चंद्र सेन तो पूरी तरह से विरोध करता था। जितना समाज में बुराई है केशव चंद्र सेन चाहता था कि जितना जल्दी हो इसको दूर करिए, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर तुरंत दूर करना नहीं चाह रहे थे, उनका कुछ न कुछ समर्थन कर रहे थे। इस कारण दोनों के विचार में टकराव उत्पन्न हुआ। जब टकराव उत्पन्न हुआ दोनों के विचार में, तो केशव चंद्र सेन क्या किया, अपने अनुयायियों को बुलाया और अलग से भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना कर दिया 1866 ईस्वी में। यानी ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ पहली बार 1866 ईस्वी में, जब केशव चंद्र सेन अलग से भारतीय ब्रह्मा समाज का गठन किया। तो हम बोलेंगे अब क्या हुआ, चूंकि ये समाजवादी प्रकृति के आदमी थे, और ये कैसे थे दोस्त? हम बोलेंगे ये रूढ़िवादी है। ये कैसे थे? ये रूढ़िवादी प्रकृति के हैं, रूढ़िवादी प्रकृति के हैं, रूढ़िवादी प्रकृति के हैं। और ये कैसे आदमी थे? तो ये समाजवादी प्रकृति के हैं, समाजवादी प्रकृति के आदमी हैं। जब ये समाजवादी प्रकृति के आदमी हैं तो दोनों का विचार मिला नहीं। जब विचार नहीं मिल रहा था तो क्या हुआ कि ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन हुआ। तो यहीं पे लिखेंगे दोस्त कि ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन हुआ, पहली बार विभाजन। और जब ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन हुआ तो यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय ब्रह्मा समाज। कौन किया था इसकी स्थापना? तो वही केशव चंद्र सेन। कौन क्या था इसके? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। उसके बाद ये कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी बार विभाजन होता है, साधारण ब्रह्मा समाज का गठन हुआ 1878 में। दूसरी बार विभाजन हुआ, लिख लीजिए। तो दूसरा बार जो विभाजन हुआ, दूसरा बार ब्रह्म समाज का विभाजन, ब्रह्म समाज का विभाजन अगर पूछे आपसे कोई, तो दूसरा बार विभाजन कब हुआ दोस्त? दूसरा बार हुआ 1878 में, 1878 में। और यहाँ से क्या आया? यहाँ से साधारण ब्रह्मा समाज का गठन हुआ, साधारण ब्रह्म समाज का गठन होता है। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस। तो दो बार ब्रह्म समाज का विभाजन होता है दोस्त, एक बार 1866 और दूसरी बार 1878 ईस्वी में। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो आप पॉज करके नोट करिए और हम और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है दोस्त 2 मिनट का, इसको हम और खत्म ही कर देते हैं।
अब क्या हुआ दोस्त कि कुछ कुछ बुक है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्त। कुछ कुछ बुक है, किताब है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। तो जैसे पहले याद रखना है, तुफकत उल मुहावदीन एक बुक है जो दोस्त फारसी बुक है। तुफकत तुफकत उल मुवाविदीन मुवाविदीन तुफकत उल मुआवदीन, माफ करिएगा दोस्त अगर स्पेलिंग गलत हो, देख लीजिएगा। ये बुक है, कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। अच्छा, दूसरा बुक देखेंगे तो एक बुक लिखे हैं वेदांत गाथा। वेदांत गाथा ये भी कौन लिखे हैं दोस्त? राजा राम मोहन राय। तीसरा अगर बुक देखें दोस्त तो आप प्रिसेप्ट ऑफ जीसस एक बुक लिखे हैं, प्रिसेप्ट ऑफ ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी एक बुक का नाम है, किताब है, कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। अच्छा, उसके बाद है ना, इसका और अगर हम बात करते हैं तो बाकी तो मेन तो यही सब बुक है दोस्त। एक तुफकत उल मुहावदीन फारसी भाषा में लिखा गया था, वेदांत गाथा भी लिखे, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखे, तो ये सारे बुक देखें कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। तो ये था राजा राम मोहन राय का पूरा विस्तृत अध्ययन, और आपको आई होप कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और कुछ बचा भी है दोस्त तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट हम लेके आएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद डील करेंगे सत्यार्थ प्रकाश, मतलब और भी जो आर्य समाज वगैरह हैं वो। इसके अलावा देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में फिर देखेंगे, और रामकृष्ण मिशन के बाद आप देखेंगे दलित वर्गों के समाज को सुधारने के लिए आप देखेंगे दलित वर्ग से संबंधित भी कुछ कुछ आंदोलन हुआ था, है ना, जैसे वाईकोम सत्याग्रह आप पढ़े होंगे, है ना। तो उसके अनुग्रह, है ना, फिर आप देखे होंगे कि जो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए भी देखेंगे तो अलीगढ़ आंदोलन चला था। इसके अलावा आप देखेंगे तो, है ना, देवबंद आंदोलन एक चला था। तो वो सब क्या है उसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, आप बने रहिए। और अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जो होता है वो कर दीजिए दोस्त। बाकी तो आपको ठीक लगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम बाकी जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उसको हम डील करेंगे। तो जय हिंद दोस्त।